आ रहा है? यस सर। चलो ओके, प्यारे बच्चों कंसंट्रेट हियर प्लीज, यहाँ पे देखो जरा, अभी इसको ऑफ करो। हाँ ठीक है, यहाँ पे मेरी तरफ से। चलो देखो भाई, अभी तक हम लोगों ने फिजिक्स में क्या क्या पढ़ रखा है, मैथमेटिकल टूल्स, दैट इज मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स। और फिर क्या था दूसरा चैप्टर, कौन सा था? यूनिट एंड मेजरमेंट, डिफरेंशिएशन। दूसरा चैप्टर नहीं पता आप लोगों को? कौन सा है? यूनिट एंड फिजिकल वर्ड। फिजिकल वर्ड फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट है। नहीं कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में तो पहले ही चैप्टर दिया गया, बट हम लोग क्या करते हैं फिजिक्स में फर्स्ट ईयर में जब 11th में आप आते हैं तो हम लोग मैथमेटिक्स से जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी पढ़ते हैं, मैथमेटिकल टूल्स, है ना। तो वो मैंने आपको ऑलरेडी उसमें कुछ चीजें बताई, अब समय के साथ जो भी नहीं हुआ उसमें हम लोगों ने क्या क्या पढ़ रखा है। मैंने आपको डिफरेंशिएशन पढ़ा के रखा था, एपीजीपी और एचपीपी पढ़ा के रखा हुआ है, लॉगरिथमिक का भी कुछ पार्ट बताया है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विद द टॉपिक जहाँ पर नीड होगी वहीं पर हम लोग उसको क्या करेंगे, पढ़ते रहेंगे। फिजिकल वर्ड भी मैंने आपको अपने अकॉर्डिंग पढ़ाया था। नाउ जो मेन था जिसमें हम लोगों ने ज़्यादा बहुत अच्छे से भी मेहनत करी वो क्या है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन, राइट ना। नाउ जो अगला टॉपिक आ रहा है वो क्या आ रहा है, मोशन इन प्लेन। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहाँ पे देखते हैं प्यारे बेटे मोशन इन प्लेन। तो अभी मोशन इन प्लेन में हमें क्या क्या पढ़ना है ये तो पहले आपको पता हो जाना चाहिए था ना, कि हमें किसी टॉपिक में पढ़ना क्या है। अगर ये हमें जानकारी रहती है तो हमारी बहुत सारी चीजें क्या होती हैं, ऑलरेडी कंप्लीट होती है। इस चैप्टर में जो मोशन इन प्लेन में है वो हम लोग 3 सेक्शन में पढ़ेंगे उसे। पहला तो हम लोग पढ़ेंगे क्या, वेक्टर एनालिसिस। ठीक है ना, वेक्टर एनालिसिस से छोटा नहीं है। अब एक बहुत बड़ी बात यह है कि देखो इतना 9th में तो आप समझ गए थे कि वेक्टर्स क्या होते हैं, है ना, बट वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है बस इतना ही जाना था, बट उनके उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, उसका एप्लीकेशन ये सब नहीं जानते। फर्स्ट ईयर में या जो आपके रिलेटिव एग्जाम्स हैं जेई और नीट, वहां पर तो इससे आना ही है। साथ में इंटरमीडिएट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वेक्टर एनालिसिस। अब ऐसा क्यों है, क्योंकि इंटरमीडिएट में 2 बहुत अच्छे टॉपिक्स पढ़ते हैं हम लोग, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिज्म। और दोनों ही टॉपिक क्या है, वेक्टर क्वांटिटीज। इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी और मैग्नेटिज्म भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड भी। सो वहां पर जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो टोटली किस पर बेस्ड होते हैं, वेक्टर एनालिसिस, जब सुपरपोजिशन के क्वेश्चंस करते हैं। अब सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट की, वैसे तो इंटरमीडिएट में हम लोग वेक्टर को का रिवीजन में कराता हूँ, क्विक रिवीजन में, लेकिन फिलहाल अगर यहाँ पर तैयार हो जाता है तो इससे रिलेटेड जो यहाँ के न्यूमेरिकल्स होंगे वेक्टर्स के वो तो आएंगे, साथ में जो 2 टॉपिक बड़े टॉपिक हमारे इंटरमीडिएट में कवर होने चाहिए तो वो भी आपको क्या हो जाएंगे, तैयार हो। ठीक है ना, बहुत अच्छे से इस पर फोकस करिएगा, इसमें थोड़ा टाइम लेंगे हम लोग, बहुत अच्छे से पढ़ेंगे वेक्टर एनालिसिस का। और आप लोग जानते हैं कि न्यूमेरिकल्स पे तो हम लोग फोकस करते ही हैं। ठीक है, देन आफ्टर हमारे पास क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन, दिस इज आल्सो पार्ट ऑफ मोशन इन प्लेन। ये भी क्या मोशन इन प्लेन का पार्ट है। और फिर हमारे पास आता है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है ना, तो ये तीनों सेक्शन हमें कवर करने होंगे मोशन इन प्लेन में। ठीक है ना, अच्छा चलो, अभी हम लोगों ने मोशन इन स्ट्रेट लाइन क्या पढ़ी थी, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन, इसमें क्या बेसिक डिफरेंस है ये तो ऑलरेडी मैं आपको बता चुका था कि 1 डायमेंशनल मोशन क्या होती है, 2 डायमेंशनल मोशन या मोशन इन प्लेन क्या होती है, तो ये तो आपको पता था, है ना। जैसे कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर हम किसी ऑब्जेक्ट की मोशन को रिप्रेजेंट करें, है ना, थोड़ा समझते हैं तो ठीक है। पहले बच्चों ये पता चल गया ना, इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, मोशन इन प्लेन में हम लोग ये 3 सेक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें और सभी में प्रॉपर टाइम लेंगे, उसके न्यूमेरिकल्स बहुत अच्छे से करेंगे। ठीक है ना, तो ये दिमाग में रखना, हमें इस पढ़ना तो एक चैप्टर है, उसमें हमें ये 3 यूनिट्स पढ़नी है जो कि अपने अपने में काफी कंटेंट रखती है। ठीक है, तो अब आज हम लोग क्या शुरू करने वाले प्यारे बेटे, वेक्टर एनालिसिस। क्या शुरू करेंगे, वेक्टर एनालिसिस, है ना। तो इसको थोड़ा देखो कुछ यहाँ पे ध्यान से। मैं कह रहा था मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन ऑलरेडी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ पीछे के टॉपिक में, तो क्या डिफरेंस है इन दोनों में बताओ भाई। मोशन इन स्ट्रेट लाइन में क्या हुआ करता था, हाँ, कोई बॉडी है जो स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है, जैसे हमारे पास पैरामीटर सपोज दैट ये है, मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस में बताऊं, हम लोग कोऑर्डिनेट सिस्टम में बात करें तो मान लेते हैं कि ऑब्जेक्ट ए से कहां चला गया बेटा, बी में चला गया। ठीक है ना, तो क्या स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहे हो, कहां कर रहा है, स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है। ठीक है ना, या कोई ऑब्जेक्ट था वो पैरामीटर वाई में मूव कर रहा था, वो भी वन डायमेंशनल मोशन, एक ही लाइन में वो ट्रैवल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। दैट इज यहाँ पर क्या हो रहा है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की मान लेते हैं कोई यहाँ पर ए पर था तो इसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे एक्स एंड वाई, राइट, और हमारे पास क्या है, हमारे पास जेड, सपोज दैट अगर इसमें मतलब, लेकिन वो एक डायमेंशन, अभी फिलहाल मैं 2 ही रखता हूँ कोऑर्डिनेट यहाँ पे एक्स एंड वाई। अब क्योंकि पैरामीटर क्या है, बॉडी हमारे पास किधर जा रहा है, एक्स डायरेक्शन,
बॉडी किधर मूव कर रही है, एक्स डायरेक्शन में, तो फिर क्या हो जाएगा प्यारे बेटे, वाई की वैल्यू तो चेंज नहीं होगी, वैल्यू कौन सी चेंज होगी, केवल एक्स। तो अगर यहाँ पर मेरे पास क्या हुआ, एक्स है, और यहाँ पे मैं क्या कह देता हूँ, एक्स डैश कर देता हूँ। दैट इज वन डायमेंशनल मोशन। क्या होती थी, मैंने आपको बताया था कि अगर बॉडी कोऑर्डिनेट सिस्टम में, अगर बॉडी को बताने वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं, बॉडी की पोजीशन को रिप्रेजेंट करने वाले जो कोऑर्डिनेट्स, अगर उन एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स में केवल एक कोऑर्डिनेट में क्या हो रहा है, वेरिएशन हो रहा है, एक कोऑर्डिनेट में चेंज आ रहा है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल मोशन, या मोशन इन स्ट्रेट लाइन, या उसी को रेक्टिलिनियर मोशन भी कहा करते थे। क्या बोलते थे, रेक्टिलिनियर। क्लियर है ना, सीधी सी बात है। मोटे तौर पे देखा जाए ये चीजें ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ प्यारे बच्चों, ठीक है। अब इसका तो वीडियो हम लोगों ने नहीं बना के रखा है, नोट्स में है, उसको अच्छा वहाँ पे क्या करेंगे, रिवाइज करेंगे, समय मिलेगा मुझे तो जो पीछे मैं आपको पढ़ा चुका हूँ वो भी अपलोड हुआ, ठीक है। तो प्यारे बड़े, तो दिमाग में आ गया वन डायमेंशनल मोशन क्या होती है, कोई बॉडी स्ट्रेट मूव कर रही है, एक्स में, वाई में, या तो फिर जेड में, किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, है ना। अच्छा देखो, हम अपनी डेली लाइफ में देखें, ये तो कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है। तो क्या कभी कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मूव करेगी तो क्या केवल एक्स में ही मूव करेगी, या वाई में मूव करेगी, या जेड में मूव करेगी, ऐसा तो नहीं होता है। तो मान लो बेटा कोई बॉडी हमारे पास, मान लो इधर जा रही है, इसी को एक्स मान लेंगे, जस्ट थिंक ना, अगर कोई बॉडी हमारे पास इस डायरेक्शन मूव करे तो उसको क्या मान लें, एक्स मान लें, इसको उसके परपेंडिकुलर क्या ले लें, वाई ले लें, और इसके परपेंडिकुलर क्या ले लें, जेड। गिव मी पेन दिस प्लीज। एक्स वाई जेड का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझिए ऐसे। अब यहाँ पर आपने कोऑर्डिनेट मेंटेन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम मेंटेन कर लिया ना, लेकिन हम मेंटेन ना करें, हम ऐसे ही रखें, चलो ऐसे। अब कोई बॉडी हमारे पास क्या इधर जा रही है, इधर जा रही है, तो हम इधर ही एक्स मान लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। डोंट बी रिजिड, रिजिड नहीं होना है, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं। अब मान लेते एक्स ऐसा कर लेते हैं, तो वाई हम ऐसे कर लेंगे, और जेड क्या कर देंगे, ऐसे कर देंगे, समझ रहे हैं ना, क्योंकि एक्स वाई जेड क्या आता है आपस में, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अगर कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन मोशन कर रही है तो वो क्या हो जाती है, वन डायमेंशनल मोशन होती है। क्या होती है, और मोशन के दौरान अगर केवल एक कोऑर्डिनेट, या तो फिर एक्स, या तो फिर वाई, या तो फिर जेड में वेरिएशन हो रहा, तो उसको हम लोग वन डायमेंशनल मोशन कहते हैं। ये तो था ना, ये तो पढ़ा था ना हम लोगों ने। अच्छा, मोशन इन प्लेन का क्या मतलब होता है, मोशन इन प्लेन को हम लोगों ने वहां मैं एक्सप्लेन कर चुका था कि मोशन इन प्लेन का मतलब क्या होता है। जब कोई बॉडी मोशन के दौरान, व्हेनेवर अ बॉडी इज मूविंग बट देयर इज चेंजिंग टू कोऑर्डिनेट्स, एक्स वाई जेड में दो कोऑर्डिनेट्स में चेंज हो रहा है, एक्स वाई में, या तो वाई जेड में, या जेड एक्स में, इन्हीं दो कोऑर्डिनेट्स में क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो फिर हम उसे क्या कहते हैं, मोशन इन। सपोज दैट, थोड़ा समझिएगा, मैं ऐसे जा रहा हूं और बॉडी फिर मैं क्या करता हूं, टर्न कर जाता हूं, है ना। तो क्या हो रहा है, अगर मैं सर्किल में मूव कर रहा हूं, चलो मैं सर्किल में मूव कर रहा हूं, तो देखो जरा, सर्किल में वहां पे, यहाँ पे तो आ रहा होगा ना सर, सर्किल फर्स्ट चलता रहता, ठीक है ना, नेचुरल रहना है ना, हम लोग ऐसा कुछ नहीं। चलो यहाँ पे देखो जरा प्लीज। तो प्यारे बेटे जरा समझना है, थोड़ा सा बहुत ध्यान से देखिएगा। अगर मैं इसी कोऑर्डिनेट सिस्टम में क्या ले लेता हूँ, थोड़ा देखिएगा। चलो, तो अभी मोशन स्ट्रेट लाइन तो मैंने बताया, मैं क्या कर लेता हूँ, मैं कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है यहाँ पे, ठीक है ना प्यारे बेटे। तो जरा देखो, अभी मान लेते हैं यहाँ पर है कोई बॉडी, राइट, इस जगह पे। तो प्यारे बेटे बहुत ध्यान से देखिएगा बेटा, यहाँ पर मान लेते हैं एक्स और वाई कोऑर्डिनेट्स हैं, दैट इज कुछ एक्स की वैल्यू होगी और कुछ बेटे वाई की। देखो जरा, एक्स की ये वैल्यू होगी और वाई की ये वैल्यू होगी, और एक्स की इतनी वैल्यू होगी। बात समझ रहे हैं, समझ रहे हैं? देखो, अब मान लेते हैं सपोज दैट द बॉडी स्टार्ट मोशन फ्रॉम हियर बट इन सर्कुलर पाथ, वो सर्कुलर पाथ में घूम रही है। अब बॉडी यहाँ पे आ रही है, बोलो बेटा, यहाँ पे आ रही है, तो फिर एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो चेंज हो गई, और बेटा वाई की भी वैल्यू क्या होगी, चेंज हो गई। देखो एक्स इतना हो गया और वाई इतना हो गया। तो व्हेनेवर बॉडी की पोजीशन चेंज हो गई, और उस पोजीशन में क्या हो रहा है, कोऑर्डिनेट्स दोनों ही चेंज हो रहे हैं, दो कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं, केवल एक कोऑर्डिनेट में वेरिएशन नहीं आ रहा, दो में आ रहा है। यहाँ पर क्या होगा, एक्स और वाई दोनों ही वेरी कर जाएंगे जब बॉडी यहाँ से यहाँ तक आएगी। दैट इज सर्कुलर मोशन। क्या है, मोशन इन प्लेन का एग्जांपल है। क्लियर हुआ ना, समझ में आया? बहुत ही सिंपल है यार। अगर स्ट्रेट लाइन मोशन बॉडी कर रही है तो वो मोशन इन वन डायमेंशन है, और इसके अलावा अगर वो टर्न ले रही है, किसी प्लेन में चल रही है, तो फिर उसको क्या बोलते हैं, मोशन इन। और मोशन इन प्लेन में जब कोई बॉडी मूव करेगी तो फिर क्या होगा, मोशन इन प्लेन का जब कोई एग्जांपल होगा किसी बॉडी की मोशन, अगर मोशन इन प्लेन का एग्जांपल है तो उसमें क्या होगा, दो कोऑर्डिनेट सिस्टम आपकी वेरी करेंगे, एक्स वाई वेरी कर सकते हैं, वाई जेड वेरी कर सकते हैं, जेड एक्स वेरी।
क्लियर है। और अगर कोई बॉडी स्पेस में है, कहीं इधर जा रही, कहीं इधर जा रही, कहीं इधर घूम रही है, ऐसे जा रही, तो तीनों ही अगर वेरी तो थ्री डायमेंशनल मोशन। क्लियर है ना। ये तो चीजें ऑलरेडी हम लोग क्या कर चुके थे, पढ़ चुके थे। ठीक है ना प्यारे बेटे, है ना। जैसे कोई इंसेक्ट है, कीड़ा है ना, तो वो कहीं भी जा रहे हैं, इधर से उधर, उधर से उधर, थ्री डायमेंशनल मोशन हो गया, है ना। हम और आप जा रहे हैं, हाँ बेटा, इलेक्ट्रॉन का हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, गैस के मॉलिक्यूल्स का है ना। रैंडम मोशन जो होता है स्पेस में, वो थ्री डायमेंशनल में आता है। और जैसे हम लोग सर्कुलर पाथ में मूव कर रहे हैं या हम दौड़ रहे हैं जो कि स्ट्रेट लाइन नहीं है, तो मोशन इन प्लेन का एग्जांपल है। प्यारे बेटे ओके, तो मैंने आपको बताया कि मोशन इन प्लेन में हम लोग वेक्टर एनालिसिस, देन आफ्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन, और भी छोटे छोटे टॉपिक नहीं, बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स होते हैं। और फिर हम लोग क्या करेंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो फ्रॉम टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट अ वेक्टर एनालिसिस। तो जस्ट सी हियर प्लीज। तो सबसे पहले तो आता है कि हमारे पास स्केलर एंड वेक्टर्स है ना। स्केलर एंड वेक्टर्स, स्केलर क्वांटिटीज क्या होती हैं प्यारे बच्चों, ऑलरेडी इट हैज एक्सप्लेन्ड डायरेक्शन नहीं। ओके। तो प्यारे बेटे हमारे पास क्या होता है, स्केलर्स एंड वेक्टर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, स्केलर्स क्या होते हैं, स्केलर्स क्या होते हैं, एंड हियर इज द वेक्टर्स। तो प्यारे बेटे स्केलर में क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड। क्या होता है, ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। और हियर यहाँ पे प्यारे बेटे क्या होता है, मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड एंड क्या होता है प्यारे बेटे, डायरेक्शन। ठीक है प्यारे बच्चों, तो हमारे पास क्या होगा, मैग्नीट्यूड के साथ क्या क्या आ गया, डायरेक्शन। ठीक है, अब ये मैंने इसलिए जल्दी लिख दिया हो क्योंकि आप इतना तो समझ रहे हैं आप लोग, ये स्पेलिंग की इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, स्केलर एंड वेक्टर्स, तो स्केलर्स आर दोस क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली। क्या रखते हैं उसमें, मैग्नीट्यूड। ठीक है, जब राइट लिखने की जरूरत होगी तो मैं आपको बता दूंगा बिल्कुल फिर। तो जिनमें केवल मैग्नीट्यूड होता है ना, जैसे हमारे पास हम लोगों ने पढ़ा था, डिस्टेंस हो गई, स्पीड हो गई, है ना, एरिया हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गई, ये सब क्या थे, एक ऐसी क्वांटिटीज हैं जिसमें क्या होता था, केवल मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, एक चीज और भी थोड़ा समझते हैं। मैंने आपको बताया था, हम लोग जब पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, यूनिट एंड मेजरमेंट, राइट। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में पहला क्या था, वो तो फिजिकल वर्ड के बाद का जो चैप्टर पढ़ा, तो यूनिट एंड मेजरमेंट, हाँ ठीक। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में हम लोगों ने क्या पढ़ा था, फिजिकल क्वांटिटीज, और वो थी क्या, बेसिक एंड फंडामेंटल, और दूसरी क्या थी, डायरेक्ट, राइट। नाउ मैंने आपको बताया भी था कि हम क्वांटिटीज को क्लासिफिकेशन कई तरीके से कर सकते हैं, अगर क्लासिफिकेशन का क्या हो, बेस अलग हो। तो यहाँ पर हम जब क्लासिफाई कर रहे हैं क्वांटिटीज को स्केलर एंड वेक्टर के अकॉर्डिंग, तो क्या हो रहा है प्यारे बेटे, वहां पर जो बेस है वो डायरेक्शन, जिसमें डायरेक्शन है वो वेक्टर, और जिसमें डायरेक्शन नहीं है वो क्या होगी, स्केलर। तो क्वांटिटी जिसमें केवल हमारे पास मैग्नीट्यूड होता है ना, वैल्यू होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्केलर। एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, डिस्टेंस है, और एरिया है, वॉल्यूम है, डेंसिटी है, मास है। मास क्या है, स्केलर। वेक्टर क्वांटिटीज पे आते हैं, है ना। अच्छा, और कोई स्केलर के एग्जांपल्स, ठीक है, ओके। सो हमारे पास मैंने कुछ एग्जांपल्स आप लोगों से भी पूछे, ठीक है ना। तो स्केलर तो ठीक है, आप लोगों को समझ में आ गया। वेक्टर्स पे आते हैं पहले बच्चों, किस पे आते हैं, वेक्टर्स। सो वेक्टर क्वांटिटीज आर दोस क्वांटिटीज हैविंग मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, जिसमें मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होती है। जैसे डिस्प्लेसमेंट हम लोगों ने देखा, उसमें क्या है, मैग्नीट्यूड तो था ही था, बट उसमें क्या थी, डायरेक्शन थी। वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, और फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, और चार्ज तो स्केलर बेटा, ठीक है ना, कोई बात नहीं। तो ये हमारे पास क्या होगी, ये एग्जांपल्स किसके थे, वेक्टर क्वांटिटीज, ठीक है बेटे। अब थोड़ा एक चीज और समझते हैं बच्चों, अगर हम लोग बात करें कि स्केलर और वेक्टर्स में डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द स्केलर एंड वेक्टर्स, ठीक है। बड़े परेशान लग रहे हो तुम इसी वजह से ना, कोई बात नहीं, धीरे धीरे एडजस्ट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों देखो जरा यहाँ पे कंसंट्रेट करिए प्लीज। आई वाज एक्सप्लेनिंग अबाउट द वेक्टर क्वांटिटीज। अभी डिफरेंस की बात करते जाए, तो डिफरेंस क्या है, स्केलर और वेक्टर। इसमें मैग्नीट्यूड, और यहाँ पर स्केलर में मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर में क्या, मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन। दूसरा क्या प्यारे बच्चों, मैंने भी पिछले टॉपिक में पढ़ा दिया, अगर स्केलर क्वांटिटी में चेंज की बात करेंगे, तो स्केलर क्वांटिटी में चेंज कैसे हो जाएगा, अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा तो उसमें चेंज हो जाएगा, बिकॉज ऑफ स्केलर क्वांटिटी में केवल मैग्नीट्यूड है, और वेक्टर क्वांटिटीज में क्या है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों। तो वेक्टर क्वांटिटी में चेंज कब माना जाएगा, डायरेक्शन, तो मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, आइदर डायरेक्शन चेंज, दोनों चाहिए तो फिर दोनों ही चेंज। क्लियर है प्यारे बच्चों, समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ठीक है, ओके। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है हमारे पास, है ना।
आगे पढ़ते हैं प्यारे बच्चों, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, ठीक है ना। तो ये समझ में आ गया होगा, इतना नोट करने की जरूरत नहीं है। नोट करने की जरूरत है आप लोगों को, नहीं समझ, ठीक है। आपको आता है स्केलर क्या होते हैं, वेक्टर्स क्या होती हैं, मैंने एग्जांपल्स दिए, और थोड़ा सा उसमें क्या है डिफरेंस क्या होना चाहिए, ठीक है ना। तो वेक्टर क्वांटिटी में चेंज कब माना जाएगा, आइदर डायरेक्शन चेंज हो जाए, आइदर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए, या तो फिर दोनों की चीजें चेंज हो जाए। स्केलर में चेंज कब मानेंगे, ठीक है। स्केलर में क्या होता है, केवल मैग्नीट्यूड, उसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों। अच्छा एक चीज और देखते हैं जरा, इसमें एक डिफरेंस और है, वो क्या है बेटा, जो वेक्टर्स जो स्केलर क्वांटिटीज होती है ना, उनको सीधे सीधे जोड़ सकते हैं अलजेब्रिक। जैसे मान लेते हैं कि एक स्केलर क्वांटिटी है 2, जिसका मैग्नीट्यूड कितना है 2, राइट। मान लेते हैं कि डिस्टेंस की बात करें तो 2 मीटर है, और दूसरी हमारे पास मान लेते हैं कि रमेश जा रहे हैं, पहले 2 मीटर गए, फिर 3 मीटर गए। तो अगर हमें टोटल डिस्टेंस कवर करनी है तो 2 + 3 = कितना हो गया, 5 मीटर। प्यारे बच्चों बोलो, तो स्केलर क्वांटिटीज के एडिशन को हम कैसे करते हैं, सीधे जोड़ देते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक सम। क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक सम। क्या बोलेंगे, अलजेब्रिक सम। व्हेनेवर अ वेक्टर क्वांटिटीज आर एडेड डायरेक्टली, राइट, सीधे जोड़ देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक सम। सुन में, बट वेक्टर क्वांटिटीज को हम ऐसे ऐड नहीं कर सकते, है ना। मान लेते हैं रमेश नॉर्थ डायरेक्शन में 3 मीटर जाते हैं, फिर नॉर्थ के बाद हमारे पास ईस्ट डायरेक्शन में जाते हैं वो 4 मीटर, देन टोटल उनका डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर आपसे पूछ लिया जाए, ये क्वेश्चन ऑलरेडी मैं आपको करा चुका हूँ, सभी ये क्वेश्चंस हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में हम लोगों ने सभी क्वेश्चंस बहुत अच्छे से किए। सेम क्वेश्चन जरा देखते हैं प्यारे बेटे, हमारे पास यहाँ पे देखते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम, हियर इज द नॉर्थ, हियर इज द साउथ, हियर इज द ईस्ट एंड हियर इज द वेस्ट, राइट। अब रमेश पहले कहाँ से जाते हैं, 3 मीटर कहाँ जाते हैं प्यारे बेटे, नॉर्थ में, और फिर वहां से क्या जाते हैं, 4 मीटर कहाँ जाते हैं, ईस्ट में। समझ आया ना। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या था ये, और फाइनल पॉइंट क्या हो गया, बी। So whenever I want to find out the displacement, तो क्या होता था, इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के बीच का क्या होता था, डिस्टेंस, है ना। डिस्प्लेसमेंट इज एक्चुअली अ डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, राइट ना। डायरेक्टली जोड़ेंगे इनिशियल और फाइनल पॉइंट को हम जब सीधे सीधे जोड़ देते हैं तो हमारा क्या निकल आता है, डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस जो है बेटा वो कितनी है, 3 और 4, कितना हो गया, 7। तो प्यारे बच्चों जब हम डिफरेंस की बात कर रहे थे स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज में, तो स्केलर में हम लोगों ने देखा कि क्या है, केवल मैग्नीट्यूड है। वेक्टर में देखा मैग्नीट्यूड के साथ क्या है, डायरेक्शन है। यहाँ पर अगर मैग्नीट्यूड चेंज हो जाएगा तो स्केलर क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, और वहां पर मैग्नीट्यूड बदल जाए, या तो फिर डायरेक्शन बदल जाए, या तो फिर दोनों चीजें बदल जाए, तो फिर वेक्टर क्वांटिटी चेंज मानी जाती है। और फिर नेक्स्ट था कि इसका एडिशन कैसे होता है, स्केलर जैसे सीधे जोड़ देते हैं, जिसको अलजेब्रिक सम बोलते हैं। और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे उसको, यहाँ पर हम सीधे नहीं जोड़ सकते हैं, इस वेक्टर्स को ऐड करने के स्पेसिफिक रूल्स होते हैं, जिनको हम वेक्टर एडिशन रूल्स में क्या करेंगे, सीखेंगे, है ना। वेक्टर क्वांटिटीज को हम बाया पर्टिकुलर रूल्स होते हैं एडिशन के, उनके अकॉर्डिंग उसको ऐड करेंगे। अब मैंने यहाँ पर दिया कि अगर रमेश पहले 2 मीटर जा रहे थे, पर 3 मीटर जा रहे थे, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी रमेश की, प्यारे बच्चों, 5 मीटर। अब वही क्वेश्चन में यहाँ पे करता हूँ कि रमेश पहले कहाँ जा रहे थे, नॉर्थ में 3 मीटर जाते हैं, फिर वो ईस्ट में 4 मीटर जाते हैं। तो फाइनली यहाँ पर डिस्टेंस कितनी है प्यारे बच्चों, 7 है, बिकॉज़ डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो सीधे सीधे जोड़ दी गई 3 और 4 7। बट अगर मैं डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करूं, तो डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है तो हमें सीधे सीधे जोड़कर फाइंड आउट नहीं कर सकते। तो वहां पर फिर क्या होगा, वेक्टर एडिशन रूल, और वेक्टर एडिशन रूल के अकॉर्डिंग जरा क्या, फिलहाल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे तो आप निकाल सकते हो कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट की बीच की डिस्टेंस होती है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे, इसको क्या कर लो, फाइंड आउट कर लोगे, दैट इज कितना आएगा, 5 आएगा। क्लियर। अब चलो देखो, तो ये दिमाग में रखना। तो मैंने 3 बेसिक डिफरेंस बताए, इनको आप क्या करिएगा, नोट कर लीजिएगा। अभी तो मैं नोट करा दूं, मेरा क्वेश्चन इतना तो आता है, दिमाग में रहेगा भी, तो देयर इज नो नीड, ठीक है, टू राइट डाउन। बट ये दिमाग में रखना, जब इस चैप्टर को आप क्या करोगे, राइट डाउन करोगे, नोट्स बहुत जरूरी होती है। मैंने आपको बताया है कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो आपकी मल्टीपल बुक्स का क्या है, वो है, आपको बाकी रिसोर्सेज की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो नोट्स आपकी बहुत काम आने वाली है। तो नोट्स अपने अकॉर्डिंग बनाएंगे, तो आप घर में डाल लीजिएगा कि हम लोगों ने पढ़ा स्केलर वेक्टर्स, ठीक है, उनमें डिफरेंस क्या होता है ये पढ़ा, ठीक है। जो चीज मैं नहीं लिख रहा हूँ उसको स्वयं से घर में लिखने की कोशिश करिएगा, ठीक है। जहाँ जरूरत होगी वो हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। नाउ प्यारे बच्चों आगे हम लोग करेंगे, पॉज कर बेटा जरा, कंसंट्रेट करिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट। प्यारे बच्चों आगे देखते हैं जरा, ये आप लोग अपने आप से कर लीजिएगा, है ना, ठीक है। तो प्यारे बेटे सबसे पहले आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या आता है रिप्रेजेंटेशन ऑफ, यहाँ पे देखेंगे जरा, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होती है, तो आ गया ना वेक्टर क्वांटिटीज। नाउ नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। क्या आएगा प्यारे बेटे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर।
वेक्टर्स। वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं प्यारे बच्चों? किसी वेक्टर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, है ना? तो प्यारे बच्चों देखो जरा यहाँ पे समझ लीजिए, थोड़ा सा देखिएगा। सपोज दैट मान लेते हैं फोर्स है, तो फोर्स क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है ना। तो फोर्स के ऊपर क्या लगा देते हैं हम लोग? एरो लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? एरो। ठीक है ना। अब देखो जो प्रॉब्लम्स आती है स्टूडेंट्स को, जो बहुत ही कमजोर बच्चे होते हैं या जिनके दिमाग में नहीं आता, अब मैं बताता हूँ कैसे उनको प्रॉब्लम्स आती हैं और आपको ये प्रॉब्लम्स नहीं है कैसे, देखिएगा जरा। और बेटा होता क्या है, ये एरो मैंने इस तरह से रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? बाई एन एरो, एरो के द्वारा होता है। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं बेटा? इनिशियल पॉइंट। क्या बोलते हैं इसको? इनिशियल। और इसी को क्या बोलते हैं बेटा? टेल। क्या बोलते हैं? टेल, है ना। वेक्टर की टेल या इनिशियल पॉइंट बोलते हैं। और जहां पे बेटा ये हमारा ये हेड होता है, इसको क्या बोलते हैं बेटा? हेड। और हम लोग इसको क्या बोलते हैं? टर्मिनल। क्या बोलते हैं? टर्मिनल। ठीक है। तो मोस्टली हम लोग हेड और टेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हेड और टेल। क्लियर है ना। तो प्यारे बेटे वेक्टर क्वांटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? बाई एन एरो। कैसे रिप्रेजेंटेशन होता है? एरो के द्वारा। सपोज दैट ये फोर्स था, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट पे बेटा क्या रहा है? फोर्स लग रहा है, ठीक है ना। उसको पुल कर रहा है फोर्स, ऐसा। तो पॉइंट ऑफ एक्शन यहाँ पे हो गया और इस पॉइंट पे क्या आ रहा है? फोर्स बॉडी पे लग रहा है और बॉडी को क्या कर रहा है? पुल कर रहा है, ठीक है। तो फोर्स को क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो मैंने वेक्टर से रिप्रेजेंट कर दिया। तो वेक्टर में पहले बेटे जो वेक्टर की जो लेंथ है ना, ये वेक्टर की जो लेंथ है ना, वो उस वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को बताती है। किसको बताती है मेरे बेटे? लेंथ ऑफ वेक्टर। ये हमारे पास जो वेक्टर की लेंथ दी थी, ये हमारे पास वेक्टर की जो लेंथ थी, मैं यहाँ पे बता देता हूँ, लेंथ ऑफ वेक्टर, ठीक है। लेंथ वेक्टर की वो किसको बताती है मेरे बेटे? मैग्नीट्यूड को। किसको बताती है? मैग्नीट्यूड को। और जिसका वेक्टर का क्या है प्यारे बच्चों? हेड। वो क्या बताती है? वेक्टर की डायरेक्शन। किसको बताती है? अब अगर यहाँ पर देखें कि अगर इसको हम देखें, यहाँ पे देखें कि ये मेरे पास क्या था? ऑब्जेक्ट था और इसको इसमें इस ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाई हो रहा है और वो फोर्स क्या कर रहा है? इस बॉडी को पुल कर रहा है, ठीक है। तो फिर उस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? ये, ठीक है। तो हेड क्या बताता है? किसी वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को। और इस एरो की जो लेंथ होती है उसको क्या, वो क्या बताती है? मैग्नीट्यूड। क्या बताती है? मैग्नीट्यूड। अब होता क्या प्यारे बेटे, जो बच्चों को प्रॉब्लम्स आती हैं वो क्या होती है? और देखिए एक चीज और बताता हूँ बच्चों, एनसीईआरटी को आप देखेंगे ना, एनसीईआरटी को गौर करेंगे तो वो डार्क लेटर से, वो सॉरी बोल्ड लेटर से अगर फोर्स को बहुत मोटे से लिख देते हैं, वो एरो नहीं लगाते। एनसीईआरटी में एरो नहीं लगाते। तो ये दिमाग में रखना कि अगर कहीं आपको डार्क लेटर लिखा हुआ तो वो भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी ही है। क्या है वो? वेक्टर क्वांटिटी। सपोज दैट ए वेक्टर क्वांटिटी है, तो जो हम लोग लिखेंगे, हम लोग डार्क कर, मैं तो बोर्ड में जब एक्सप्लेन करूंगा आपको तो क्या मैं डार्क करता रहूंगा क्या उसको? ऐसा तो नहीं करूंगा ना, तो मेरे लिए तो प्रॉब्लम है। बट बुक्स में क्या होता है? बुक्स में अगर ये उन्होंने डार्क कर दिया तो मान लीजिए वो वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। लेकिन मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगा उसको? मैं एरो लगाऊंगा। तो दोनों ही सही है। मैंने कहीं पर भी अगर वो डार्क में लिखा हो या उस क्वांटिटी के ऊपर क्या हो? वेक्टर लगा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी। क्या है वो? वेक्टर। तो प्यारे बेटे वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है? रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर बाय एन एरो। किसके द्वारा होता है? एरो के द्वारा होता है। इसको पॉज करिए वीडियो को और उसको क्या, एक मिनट भाई साहब, मैं जो बेचारे हमारे वहां बैठे होंगे ऑनलाइन उनके लिए बता रहा हूँ, वीडियो पॉज करके इसको लिख लीजिए। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे देखें, कंसंट्रेट करें प्लीज, यहाँ पे ध्यान दें भाई, मुश्किल ना बने मेरे को। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे कंसंट्रेट करिए प्लीज। तो क्या बताना है भाई? वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय एन एरो, राइट। वेक्टर क्वांटिटी के ऊपर हम क्या लगाएंगे? इस तरह से एरो लगाएंगे। बुक्स में हमारे पास डार्क लेटर में भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो आप उसको भी वेक्टर ही समझेंगे। जो एरो होता है प्यारे बेटे, एरो की जो लेंथ होती है वो क्या बताती है? वेक्टर के मैग्नीट्यूड को। और जो बेटा हमारे पास क्या होता है? उसका हेड होता है। क्या होता है? हेड होता है। वो किसको बताता है प्यारे बेटे? डायरेक्शन। किसको बताता है? डायरेक्शन। प्यारे बेटे ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेल, एंड इट इज नोन एज द हेड। तो ये चीजें थी दिमाग में, आपको क्या करना है? रखना। अब जो प्रॉब्लम आती है बच्चों को, क्या जो बिल्कुल बहुत ही कमजोर तरह के बच्चे होते हैं हमारे, अब सपोज दैट फोर्स हमारा यहाँ पे इस तरह से काम कर रहा है, राइट। हो सकता है किसी बॉडी में फोर्स इस तरह से काम ना करके बेटा कैसे काम कर रहा हूँ? वो ऊपर की तरफ। अब मैं कहता हूँ फोर्स यहाँ पे लग रहा है, राइट। अब बच्चा परेशान हो जाता है, सर बेटा इसमें सर डायरेक्शन तो ऊपर की तरफ है, तो एरो भी आप ऐसे लगाएंगे। तुम्हारे दिमाग में ऐसा आ रहा था? कोई बात नहीं प्लीज। तो दिमाग में क्या रखना है, जब क्वांटिटी के ऊपर हम वेक्टर रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, व्हेनेवर वी रिप्रेजेंट वेक्टर, राइट, तो हम केवल वो ऐसे ही लगाएंगे। एक्चुअल में वो वेक्टर किधर होगा वो तो फिर अलग से जब एरो बना के दिखाएंगे। समझ रहे नहीं मेरे? अब यहाँ पर फोर्स ऑन दिस बॉडी क्या कर रहा है? इस बॉडी को ऊपर की तरफ पुल कर रहा है, तो फोर्स एक्चुअल में तो ऊपर की तरफ है, बट हम वेक्टर क्वांटिटी जब लिखेंगे वेक्टर है, राइट ना, तो क्या करेंगे उसको? अब ऐसे वेक्टर नहीं लगा देंगे, इसके ऊपर लगाने लगे,
द वेक्टर इज ऑलवेज ओके। हाँ बताओ क्या कहना चाह रहे हैं? अरे सर वो ट्रेन आया मैंने उसको थोड़ा अच्छा पॉज कर दिया। ठीक बता चलो मतलब ध्यान नहीं था चलो चल रहा है ओके बेटा। तो प्यारे बेटे प्लीज कंसंट्रेट कोई बात नहीं डजंट मैटर यार इट्स ओके बी नेचुरल है ना नेचुरल रहेंगे तो सब ठीक रहता है। तो प्यारे बच्चों हमारे पास यहाँ पे क्या करेंगे तो समझ में आ गया ना सभी को। तो जो वेक्टर के ऊपर आप एरो लगाओगे वो तो हमेशा ऐसे ही हॉरिजॉन्टल ही लगेगा समझ में आया ना हॉरिजॉन्टल लगेगा। और एरो की फिर वेक्टर एरो किधर होगा वो तो फिर अलग अलग जगह पर अलग अलग डायरेक्शन पे होगा। चलिए मैं कुछ और एग्जांपल्स आपको देता हूँ ताकि आप ऐसे समझ जाएं। ठीक है बेटे यहाँ पे देखो जरा समझ में आ गया ना। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर किसके द्वारा होता है मेरे बेटे बाय एन एरो। एरो की जो लेंथ है वो क्या बताएगी उसका मैग्नीट्यूड और एरो का जो हेड है वो क्या बताएगी डायरेक्शन। स्टार्टिंग पॉइंट को क्या बोलते हैं इनिशियल या टेल और जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं टर्मिनल या तो फिर हेड। ठीक है ना। और मैंने आपको बताया बुक्स में बोल्ड लेटर में या हमारे पास क्या और मोटे उसमें लिखा हो तो भी वो क्या होता है वेक्टर क्वांटिटी ही होती। बट हम लोग नहीं ऐसा कर पाएंगे तो हम लोग क्या लगाएंगे हमेशा एरो लगाएंगे। ठीक है प्यारे बच्चे कंसंट्रेट करो बेटा यहाँ पे देखो जरा जैसे मैंने कह दिया ये वेक्टर क्वांटिटी राइट। तो फिर जो ये लेंथ है वो वेक्टर क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को और जो हेड है वो डायरेक्शन तो डायरेक्शन किधर को इधर। अब मान लेते ये वेक्टर क्या है वेक्टर ए है तो मैंने ऐसे रिप्रेजेंट कर दिया। अब आप परेशान हो गए नहीं सर ये तो ऐसे जा रहा है तो इसमें ऐसे लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। क्लियर है ना। तो समझ में आएगा इट इज अ वेक्टर। क्लियर हो गया ना सभी को रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्लियर हो गया। तो मैं इसको इस तरह से लिखूंगा या इसी को मैं क्या लिख सकता था प्यारे बेटे इसी को हम लोग क्या करते रहे रखते रहे तो वो तो हमारे पास का है नहीं तो कर नहीं पाएंगे हम लोग। ठीक है ना भाई फर्स्ट करो बेटा इसको नोट करा मैं बेटा आपके डाउट को बताता हूँ। प्यारे बेटे जब कभी हमें वेक्टर दिया जाएगा तो वेक्टर के साथ वेक्टर को इस तरह से रिप्रेजेंट करके दिया जाएगा। जब वेक्टर के क्वेश्चंस करेंगे ना सपोज दैट तो आप समझो कहीं पर आपको अगर ये दे दिया गया कि ये हमारे पास बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा कि सर अगर गोल्ड लेटर में होगा तो उसकी डायरेक्शन हमें कैसे पता चलेगी। तो क्वेश्चन में आपको पूरा वेक्टर रिप्रेजेंट करके दिया जाएगा। देखो बेटा जैसे मैंने कहा यहाँ पर ये इस तरह से आपको एनसीईआरटी में बना हुआ अच्छे से राइट। और आपको तो देख के तो ऐसे भी तो मैं तो ऐसे ही तो इसके ऊपर सपोज दैट मैं अगर इसे रिप्रेजेंट करता तो मैं तो ऐसे ही लिखता ना। तो क्या ऊपर एरो इस तरह लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या डायरेक्शन इधर हो गई क्या नहीं भाई उसको वेक्टर आपको दिया जाएगा। तो सपोज दैट ये द बी वेक्टर हो इस तरह से तो फिर यहाँ भी वे वेक्टर ऐसे ही दिया जाएगा। तो वेक्टर आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। ठीक है क्वेश्चंस क्लियर हो गया ना। चलो ओके स्टूडेंट्स तो यहाँ पे देखो बेटा प्लीज। ठीक है तो क्या हुआ हम लोगों ने अभी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर देखा कि वेक्टर के ऊपर एरो लगाएंगे। ठीक है एरो की जो लेंथ है मैग्नीट्यूड इसका हेड है जो डायरेक्शन ये सब। ठीक है अब प्यारे बेटे क्या कर रहे हैं मॉड ऑफ वेक्टर क्या पढ़ेंगे प्यारे बच्चों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा मॉड ऑफ वेक्टर क्या पढ़ेंगे मॉड ऑफ वेक्टर। ठीक है दूसरा पॉइंट हमारे पास इसमें दूसरा टॉपिक है मॉड ऑफ वेक्टर वेक्टर का मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखो बेटे यहाँ पे देखें जैसे सपोज दैट कोई वेक्टर ए है तो इसका मैग्नीट्यूड को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। सो मॉड ऑफ वेक्टर की मॉड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं प्यारे बेटे हम लोग क्या करेंगे वेक्टर पे क्या लगा देंगे प्यारे बेटे नॉट ये सिंबल लगा देंगे इस तरह से कर देंगे। या तो फिर हम लोग सिंपली क्या करेंगे प्यारे बेटे और हम सिंपली क्या लिख देंगे नॉर्मली जो एरो लगाते थे वो एरो को क्या कर देंगे हटा देंगे। अब आप बोलोगे सर तो प्रॉब्लम हो गई कि वो तो हमको लगेगा कि तो वेक्टर क्वांटिटी है ही नहीं। अरे तो मैं पहले ही आपको बता रहा हूँ ना कि ए इज अ वेक्टर क्वांटिटी मैं तो पहले ही आपको बता रहा हूँ कि एक वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर उसका मैग्नीट्यूड कैसे लिखोगे तो नॉर्मली हम उसको ए लिख सकते हैं। अगर कोई बी वेक्टर क्वांटिटी तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा बी हो सकता है। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है तो जब मैं कभी एफ लिखता हूँ तो वो क्या होगा फोर्स के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं है ना। सपोज दैट फोर्स हमारे पास वेक्टर तो मॉड ऑफ वेक्टर ई मॉड ऑफ वेक्टर एफ फोर्स तो उसको कैसे लिखेंगे हम वेक्टर एफ में क्या लगा देंगे मॉड लगा देंगे या तो फिर हम नॉर्मली एफ। ठीक है तो जब डार्क लेटर होता था वो वेक्टर को और जब हम नॉर्मली ये लिखते हैं उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है ना प्यारे बेटे एनी क्वेश्चन एनी डाउट इन योर माइंड ओके हैव एनी क्वेश्चन ऑफ स्टूडेंट्स नो। तो ठीक है प्यारे बेटे वेक्टर का मॉड कैसे हो जाएगा नॉर्मली उसमें हम क्या करेंगे मॉड का साइन लगाएंगे या तो उसको सिंपली हम लोग लेटर के फॉर्म में लिख देंगे। क्लियर हो गया नहीं सर। और जब हम एरो की जो लेंथ होती थी वो उसको मैग्नीट्यूड को ही बताते थे। वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते थे एरो से उसमें जो लेंथ होती थी वो उसके मैग्नीट्यूड को ही रिप्रेजेंट करते थे मॉड। चलो देखो प्लीज। तो नाउ नेक्स्ट इस बारे में क्या है नेक्स्ट क्या है हमारे पास टाइप ऑफ वेक्टर्स रेडी कर लीजिए आप लोग टाइप्स ऑफ वेक्टर्स टाइप्स ऑफ वेक्टर्स अरे बेटे प्लीज जस्ट फोकस हियर प्लीज यहाँ पे देखो ध्यान से। पहले हमारे पास पहले बच्चों क्या था इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं पहले बेटे इक्वल वेक्टर्स मेरे बच्चों जिन वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल होता है और डायरेक्शन क्या होती है सेम है ना। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं बहुत ध्यान से देखिएगा
बेटा ए वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर बी। अगर ए और बी को मैं इक्वल वेक्टर कह रहा हूं और उनको कैसे लिखेंगे, इक्वल वेक्टर्स को कैसे लिखा जाता है प्यारे बेटे, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। अच्छा ये बताओ पढ़ते कैसे, वेक्टर्स को पढ़ेंगे कैसे, अगर वेक्टर क्वांटिटी कैसे पढ़ देंगे, वेक्टर ए है तो वेक्टर वैल्यू बोल देंगे उसको, तो वेक्टर ए वेक्टर बी। इक्वल वेक्टर्स क्या होते हैं मेरे बेटे, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। तो बेटा बराबर कब होंगे प्यारे बच्चों, देखो यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना प्लीज, मैंने क्या करा थोड़ा समझिएगा। अब आप देखो दोनों वेक्टर की जो लेंथ है वो क्या है, बराबर है ना। एक मेरे पास क्या होगा वेक्टर ए और ये मेरे पास क्या होगा वेक्टर बी है, तो दोनों का मैग्नीट्यूड भी बराबर और दोनों की डायरेक्शन भी क्या है, सेम है। तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वल वेक्टर्स। क्या देखो दिमाग में रखोगे, इक्वल मैग्नीट्यूड एंड सेम इन डायरेक्शन। डायरेक्शन में क्या होंगे, सेम इन डायरेक्शन। तो अगर डायरेक्शन में क्या होते हैं प्यारे बेटे, सेम एक ही डायरेक्शन में है, और मैग्नीट्यूड में क्या होता है इक्वल, तो ऐसे वेक्टर्स को क्या बोलते हैं हम लोग, इक्वल वेक्टर्स बोलते हैं। दूसरा हमारे पास प्यारे बेटे आता है अपोजिट वेक्टर। क्या बोलते हैं प्यारे बेटे, अपोजिट वेक्टर, और नेगेटिव वेक्टर भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं प्यारे बेटे, नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, अब ये क्या होता है प्यारे बेटे, अगर दो वेक्टर्स हैं तो जैसे मैं लिखता हूं वेक्टर ए इज इक्वल टू माइनस बी वेक्टर। ठीक है, अभी नेगेटिव क्या होगा, मतलब क्या थोड़ा समझते हैं, इसका मतलब क्या होगा, वेक्टर ए का नेगेटिव है वेक्टर बी, यानी जो अब ऐसे समझ लो कि ए की जो वैल्यू है अगर बी की वैल्यू में क्या लगा देते हैं, नेगेटिव साइन लगा देते हैं, है ना। या नेगेटिव का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन को अपोजिट कर देना। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, डायरेक्शन को अपोजिट कर देना। मतलब क्या कि अपोजिट वेक्टर क्या होता है, सपोज दैट हियर इज द वेक्टर ए और यहां पर मैं क्या करता हूं प्यारे बेटे, ये मेरे पास क्या होता है, जरा देखो ध्यान से, ये मेरे पास क्या होता है प्यारे बेटे, यहां पर देखो जरा, मैग्नीट्यूड दोनों के क्या प्यारे बच्चों, इक्वल रहेंगे और डायरेक्शन क्या हो जाती है, अपोजिट। डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा, सेम। तो ये मेरे पास क्या होगा, वेक्टर ए एंड हियर इज द वेक्टर बी। अब जरा एक बार थोड़ा समझो, इसी को थोड़ा सा इसके साथ रिलेट करते हैं प्यारे बच्चों। देखो बी की डायरेक्शन इधर थी, अगर मैं क्या कर दूं, बी की डायरेक्शन को अपोजिट कर दूं, बहुत ध्यान से देखिएगा, तो मैं बी की डायरेक्शन को क्या कर देता हूं, यहाँ पे इधर कर देता हूं। तो पहले बच्चों मैंने डायरेक्शन को चेंज कर दिया, तो जब डायरेक्शन को मैं वेक्टर की डायरेक्शन को चेंज करता हूं तो माइनस साइन लग जाएगा। क्या लग जाएगा, माइनस साइन लग जाएगा। तो बी वेक्टर की डायरेक्शन, बी एक्चुअल में क्या था मेरे पास, इधर था, लेकिन जब अपोजिट कर दूंगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा। अब बताओ प्यारे बेटे ए और बी इक्वल है, जरा देख के बताना मुझे कि यहाँ पर फिगर को देखो और मुझे बताओ कि इसमें और इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, ये सही है या ये स्टेटमेंट सही है। अब इस फिगर को देखते हैं जरा, बिकॉज ऑफ वेक्टर ए ये मेरे पास दिया गया, वेक्टर बी मेरे पास दिया गया है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी ये दोनों वेक्टर आपस में तो इक्वल नहीं है, क्योंकि इक्वल होने की कैटेगरी क्या थी, जब दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो और दोनों की डायरेक्शन भी, मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन क्या हो, सेम। यहां पर देखते हैं प्यारे बेटे, वेक्टर ए की डायरेक्शन तो ये है और वेक्टर बी की डायरेक्शन इधर है, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी आपस में इक्वल नहीं है। इक्वल है क्या, बोलो भाई, इक्वल होने, इक्वल दो वेक्टर्स इक्वल कब होते हैं, मैग्नीट्यूड इक्वल हो और डायरेक्शन क्या हो, सेम। प्यारे बेटे ए की डायरेक्शन इधर है, बी की डायरेक्शन इधर है, देखो बेटा मैं बना देता हूं तो मैग्नीट्यूड इक्वल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, दोनों की लेंथ सेम दिख रही है ना। ओके, तो मेरे पास ए की डायरेक्शन ये, बी की डायरेक्शन ये। ओके, तो प्यारे बेटे दोनों इक्वल नहीं है, बट मैंने क्या किया, बी की डायरेक्शन को चेंज कर दिया। तो जब हम किसी वेक्टर की डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं, अपोजिट कर देते हैं, तो उसमें नेगेटिव साइन लग जाना है, तो बी ये माइनस बी हो गया। अब जरा ध्यान से देखो, वेक्टर ए बी के इक्वल नहीं है, बट वेक्टर ए किसके इक्वल हो गया, माइनस बी के, बिकॉज ऑफ मैग्नीट्यूड भी इक्वल है और दोनों की डायरेक्शन भी सेम हो गई। क्लियर है ना। तो फिर क्या है, अगर दो वेक्टर अपोजिट हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी अपोजिट हैं, तो फिर उनको कैसे लिखेंगे, ए बी के इक्वल नहीं होगा, किसके इक्वल होगा, माइनस बी। तो अपोजिट वेक्टर्स में क्या लिखा जाता है, ए इज इक्वल टू माइनस बी या बी इज इक्वल टू माइनस बी। क्लियर हो गया ना। हाँ देखिए जरा, है ना, वीडियो की लेंथ ना बढ़े तो क्वेश्चन हटा देता हूं, बट क्लास के क्वेश्चन भी इसमें लिखते हैं। चलो यहाँ पे देखते हैं, समझ में आ गया ना भाई, बहुत ही सिंपल है। अपोजिट वेक्टर्स क्या होते हैं, मैंने दो वेक्टर लिए, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, दोनों की डायरेक्शन में क्या थे, अपोजिट थे, तो इनको इक्वल तो मैं नहीं लिख सकता था। ए और बी ये मैं अगर लिख रहा हूं तो फिर गलत हो जाता है इन दोनों वेक्टर्स की, बिकॉज ऑफ ए और बी की डायरेक्शन सेम नहीं थी। बट मैंने क्या करी, बी की डायरेक्शन को अपोजिट कर दिया, माइनस साइन आ गया, बट ए और बी अब क्या हो गए, इक्वल हो गए, तो ए इज इक्वल टू माइनस बी। तो व्हेनेवर द वेक्टर्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, तो फिर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। इसको और भी क्या लिख सकते थे प्यारे बेटे, ए इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं, बी इज इक्वल टू, बी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस। ओके,
सर ये सो प्यारे बच्चों, जब अपोजिट वेक्टर होंगे दोनों की डायरेक्शन क्या होगी अपोजिट, बट मैग्नीट्यूड क्या होगा सेम। इक्वल में क्या होता है, मैग्नीट्यूड भी इक्वल और डायरेक्शन भी क्या होगी सेम। दैट इज हम अपोजिट वेक्टर्स को ये लिखेंगे और इस तरह से नहीं लिख सकते, ठीक है। तो अपोजिट वेक्टर्स में क्या लगेंगे, एक में माइनस साइन लगाया जाएगा, मतलब इसको रोक लो। और प्यारे बेटे नेक्स्ट क्या है प्यारे बेटे बच्चों, हमारे पास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा से बहुत ध्यान से देखिएगा समझिएगा प्लीज। यूनिट वेक्टर प्यारे बेटे क्या है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर क्या है बहुत कंसंट्रेट करिएगा प्लीज। यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड होता है बेटा वो क्या होता है, वन, क्या होता है वन, इसको यूनिट, यूनिट वन को क्या बोलते हैं बेटा, यूनिट। इसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो वन होता है, क्या होता है वन। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा, बहुत एक इंपॉर्टेंट बात ये है कि यूनिट वेक्टर का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। अब क्यों थोड़ा समझते हैं, ठीक है प्यारे बेटे। अब क्या इंपॉर्टेंस है, अभी वेक्टर बताने से पहले मैं इसके इंपॉर्टेंस पे चर्चा करूंगा ताकि आप इसकी जरूरत क्यों पड़ी वो समझ जाए, है ना। वेयर देयर इज अ नीड ऑफ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर की जरूरत क्यों पड़ी प्यारे बेटे। कई बार ऐसा होता है ना कि मेरे पास जब हम लोग इंटरमीडिएट वगैरह में पढ़ेंगे, जैसे फोर्स के बारे में पढ़ो, कूलम्बियन फोर्स के बारे में पढ़ो, तो कूलम्ब फोर्स हमारे पास क्या होता है, F इक्वल टू, जैसे आप फर्स्ट ईयर में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ोगे तो F इक्वल टू क्या होता है, कैपिटल G m1 m2 by r स्क्वायर, इस तरह से, ठीक है प्यारे बेटे। मान लेते हैं ये मेरे पास एक मास m1 और ये मेरे पास क्या मास प्यारे बेटे m2 और बीच की डिस्टेंस कितनी होगी r, ठीक है ना। अब इनके बीच जो फोर्स काम करता है ग्रेविटेशनल फोर्स F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 by r स्क्वायर। ये 9th में भी पढ़ रखा होगा, अगर वहां पे ग्रेविटेशनल एक टॉपिक था वहां पे पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं, फर्स्ट ईयर हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल दो जो ऑब्जेक्ट होते हैं जो हमारे मास बॉडीज होती हैं और कुछ दूरी पर रखी होती हैं, उनके बीच ही हमारे पास फोर्स काम करता है, ठीक। अब हम ये जानते हैं कि हमारे पास फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स क्या होती है मेरे बेटे, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो मैं इधर यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इधर वेक्टर का साइन लगा देता हूँ। बट मेरे बेटे जरा गौर करो भाई साहब, खेल रहे हो यार। तो अब हमारे पास इधर क्या है, मेरे पास वेक्टर क्वांटिटी मैंने यहाँ पे लगा दी, और इधर क्या है मेरे पास, स्केलर है। मास क्या होता है, स्केलर। ये जी क्या है, कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और आर क्या, दो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके बीच की डिस्टेंस, तो ये भी क्या होगी, स्केलर होगी, क्या होगी, स्केलर होगी। क्लियर है। तो प्यारे बेटे अगर मुझे इस साइड में तो मैंने वेक्टर कर दिया और इधर मुझे कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं मिल रही है जिसके ऊपर मैं वेक्टर को रिप्रेजेंट करूं, तो अब एक वेक्टर लिखा हुआ और एक स्केलर लिखा हुआ है, दैट इज ये जो फॉर्म लिखा हुआ क्या लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, बोलो भाई। तो फिर ऐसे समय में हमको जरूरत पड़ती है किसकी, यूनिट वेक्टर की। मैं क्या करूं प्यारे बेटे, मैं अगर इधर किसी यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करूं, सपोज दैट वो मैं लिख देता हूं आर कैप, ठीक है। यूनिट वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं कैप से, कैसे करते हैं, कैप से। जैसे अभी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे थे तो वेक्टर के ऊपर क्या लगा देते थे, एरो। क्या रिप्रेजेंट करते थे, एरो। अगर यूनिट वेक्टर होगा उसके ऊपर क्या लगाएंगे, कैप, या उसी को हेड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हेड। समझ में है ना। तो अब मैंने ये लिख दिया हुआ, इसका मतलब क्या, यूनिट वेक्टर ए, यानी ए क्या है, यूनिट वेक्टर। अगर मैं बी के ऊपर इस तरह से लगा देता हूं प्यारे बेटे, इसका मतलब क्या होगा, बी इज अ यूनिट वेक्टर। इसको क्या कैसे रीड करेंगे प्यारे बेटे, बी कैप। इसको कैसे रीड करेंगे, ए कैप। अगर मेरे पास आर कोई यूनिट वेक्टर है तो क्या कैसे रीड करेंगे उसको, आर कैप। तो व्हाट इज आर, आर इज अ यूनिट वेक्टर। अगर यूनिट वेक्टर कोई कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर के ऊपर क्या लगाएंगे, जो भी हमारे पास टर्म है उसके ऊपर क्या लगा देंगे, कैप, ठीक है ना। तो अब इसका यूनिट वेक्टर होता क्या प्यारे बेटे, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1। मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1। बट व्हाई देयर इज अ नीड टू नीड ऑफ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर की नीड ये है कि ऐसी जगहों पर प्यारे बेटे, अब जब मैं इस तरह से लिख रहा हूं तो मैं गलत लिख रहा हूं, या तो फिर मैं इधर भी स्केलर लिख रहा हूं उधर भी। अब मुझे इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना, तो मैंने यहाँ पे वेक्टर लगा दी, तो इधर तो नहीं लगा पा रहा हूं, तो क्या करूं मैं यहाँ पे यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करूं। अब इसका फायदा क्या होगा प्यारे बेटे, जरा समझो बेटा। इधर भी वेक्टर बन गया, उधर भी वेक्टर आ गया। क्यों आ गया वेक्टर, जरा समझिए प्यारे बेटे। ये तो पूरा स्केलर था ना, स्केलर में मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूं, अगर वेक्टर का। याद रखिएगा आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि जब किसी स्केलर में वेक्टर का मल्टीप्लाई करते हैं तो पूरा क्या बन जाता है, वेक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है, वेक्टर। ये आगे हम लोग इस रूल को भी पढ़ेंगे। व्हेनेवर वी मल्टीप्लाई अ स्केलर विद द वेक्टर, स्केलर और वेक्टर का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमेशा क्या बन जाएगा, एक वेक्टर फॉर्म बन जाएगा। क्लियर है। अब इस ये तो वेक्टर बन गया और इधर भी वेक्टर था, राइट। बट प्यारे बेटे क्या हुआ, अब अगर इसकी वैल्यू 5 थी और मैं आर का मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो क्या मैग्नीट्यूड में फर्क पड़ेगा क्या। अरे आर की वैल्यू कितनी थी, 1। आर का मैग्नीट्यूड कितना था, 1, बिकॉज ऑफ इट इज अ यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर की वैल्यू अगर 1 होती है तो 1 का अगर 5 में यानी इसके मैग्नीट्यूड में मल्टीप्लाई करोगे तो मैग्नीट्यूड में फर्क आएगा क्या, नहीं। यानी यूनिट वेक्टर का हम जब किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसकी मैग्नीट्यूड में फर्क नहीं पड़ता, बट वो क्या दे देता है, डायरेक्शन। क्या दे देता है,
तो ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंस है यूनिट वेक्टर का कि विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड इट प्रोवाइड्स द डायरेक्शन, वो डायरेक्शन दे देता है। अब क्या हुआ, इधर भी मेरे पास क्या दी, डायरेक्शन दी, और इधर भी क्या आ गई, डायरेक्शन, यानी ये क्वेश्चन अब सही हो सकती है। सर आपने कहा सही हो सकती है, सही नहीं हुई अभी, नहीं प्यारे बेटे, जब दो वेक्टर इक्वल लिखे होते हैं तो क्या होना चाहिए, दोनों की डायरेक्शन भी सेम होनी चाहिए और दोनों का मैग्नीट्यूड भी सेम होना चाहिए, यानी f की जो वैल्यू है वो इस पूरे वैल्यू के क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। और क्या होना चाहिए प्यारे बेटे, f की जो डायरेक्शन है वो इस वेक्टर के डायरेक्शन में होना चाहिए। इधर क्या लिखा हुआ है, यूनिट वेक्टर, क्या लिखा हुआ है, यूनिट, क्लियर है ना। जिसका मतलब इस यूनिट वेक्टर की डायरेक्शन किधर होगी, इस फोर्स के डायरेक्शन में होगी, डायरेक्शन भी सेम हो गई और मैग्नीट्यूड भी क्या होगा। तो समझ में आया कि यूनिट वेक्टर की जरूरत कब पड़ती है, यूनिट वेक्टर की जरूरत तब पड़ती है इस तरह के केसेस में जब हमें किसी स्केलर को वेक्टर बनाना हो, और ऐसे तो नहीं बना दोगे कि इसकी वैल्यू चेंज कर दोगे, वैल्यू तो चेंज करोगे नहीं। अगर मेरे पास 5 लिखा हो और इस 5 जो मैग्नीट्यूड इसको मुझे वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे करेंगे, फिर यूनिट वेक्टर का क्या करें, मल्टीप्लाई करा दें। बोलो भाई क्या करा दें, यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करा दें तो डायरेक्शन मिल जाएगी, बट मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं है। समझ में आया ना। तो यूनिट वेक्टर क्या होता है मेरे बेटे, इसको अभी क्या करेंगे आप लोग, ये तो मैंने समझाने के लिए बताया है, ठीक है, साइड में आप बाद में नोट कर लीजिएगा। ओके, सो प्यारे बच्चों क्या व्हाट इज द यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है प्यारे बेटे, 1 यूनिट, ठीक है ना, समझ में आया। और इसको कैसे लिखते, कैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, रिप्रेजेंटेशन कैसे, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे हम लोग, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे प्यारे बेटे, बाई जैसे ए कैप और बी कैप और आर कैप और एन कैप, मतलब क्या, किसी टर्म के ऊपर क्या लगा देते हैं, कैप लगा देते हैं, ठीक है। इसको रीड कैसे करेंगे, ए कैप बी कैप या ए हैट बी हैट, इस तरह से, क्लियर है ना, समझ में आया। अब बहुत ध्यान से देखिएगा मेरे बेटे, प्लीज बहुत कंसंट्रेट करके देखिएगा यहाँ पे। अब देखो जो मैं भी समझा रहा था, जो चीजें अभी मैं समझा रहा था यहाँ पे देखेंगे प्लीज, यहाँ पे देखो प्लीज। जैसे मैं कह रहा था ए वेक्टर इज इक्वल टू, अब देखो जरा समझना, यहाँ पे ध्यान से देखिए, मैं ए वेक्टर इज इक्वल टू ए लिख दे रहा हूँ तो क्या लिखा हुआ, गलत लिखा हुआ है ना, बिकॉज़ ऑफ क्यों गलत लिखा हुआ मेरे बेटे, क्योंकि इधर क्या लिखा हुआ वेक्टर और इधर क्या लिखा हुआ स्केलर, ये दोनों सही नहीं हो सकते ना, बोलो बच्चों। तो फिर मैं क्या करूं, स्केलर को भी मैं क्या बनाना चाहता हूं, वेक्टर बनाना चाहता हूं। इसके लिए मैं क्या करूंगा, इधर यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई करूंगा। क्यों करूंगा सर, अरे भाई यूनिट वेक्टर के मल्टीप्लाई कराने से उधर डायरेक्शन आ जाएगी, बट मैग्नीट्यूड में कोई फर्क नहीं आएगा। अरे भाई 5 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करो तो 5 ही रहेगा ना भाई, तो अगर ए में हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो मैं क्या करता हूं, इधर ए कैप का क्या कर देता हूं, मल्टीप्लाई करा देता हूं। तो अब इसका मतलब दोनों चीजें क्या होंगी, सही। अब अगर पहले बेटे में दोनों इक्वल कह रहा हूं तो इसका मतलब आपको ऑलरेडी क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इक्वल वेक्टर हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ रखा है और वहां पर हम लोगों ने जाना है क्या कि ए की जो डायरेक्शन होगी, यानी लेफ्ट साइड में जो वेक्टर उसकी जो डायरेक्शन होगी, राइट साइड में जो वेक्टर उसकी डायरेक्शन के सेम होना चाहिए, तभी तो दो वेक्टर इक्वल होते हैं ना, बोलो भाई। यानी ए वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो तो ए के बराबर होगा, बट ए की जो डायरेक्शन होगी वो ए कैप की डायरेक्शन में होगी। तो प्यारे बेटे हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कैप इज इक्वल टू, देखो ए कैप इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए कैप की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, क्या हो जाएगा, वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, या ए कैप इज इक्वल टू मैं लिख सकता हूं वेक्टर अपॉन वेक्टर का मॉड, वेक्टर का मॉड में इस तरह से भी लिख सकता हूं। क्लियर है। तो समझ में आया कि यूनिट वेक्टर को कैसे इस फॉर्म में क्यों लिखा गया, समझ में आएगा ना। अभी हमारे टीचर्स क्या करते हैं, डायरेक्टली ये लिख देते हैं, बट क्यों लिख दिया गया वो नहीं बताते। आपको टीचर्स ने पढ़ाया होगा जब, तो क्या करें, उन्होंने यही बताया ना सीधे कि यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, ये बताया ना, बट क्यों लिखा गया ऐसे। तो सिंपल है भाई कि अगर मैं a इज इक्वल टू a लिखता, वेक्टर a इज इक्वल टू a लिखता तो गलत था, मुझे उसे डायरेक्शन लगानी थी तो वो आ गया फिर हमारे पास, समझ आया ना। इस तरह से हम यूनिट वेक्टर के फिजिकल इंपॉर्टेंस को भी क्या कर पाए, समझ पाए। क्लियर हो गया ना प्यारे बेटे, समझ में आ गया ना। और यहाँ पर क्या दिमाग में, सपोज दैट प्यारे बच्चों कंसंट्रेट करिएगा, जिसमें एक और कुछ चीजें लिखने वाला हूँ मैं, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ प्यारे बच्चों b वेक्टर इज इक्वल टू k, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ n कैप, समझ में आया ना। तो यहाँ पर n कैप इज इक्वल टू क्या आएगा, n कैप इज इक्वल टू क्या आएगा, b वेक्टर अपॉन k, राइट। बट n कैप की डायरेक्शन किधर होगी मेरे बेटे, b वेक्टर की डायरेक्शन में, क्योंकि दोनों इक्वल लिखे हुए हैं ना, और जब दो वेक्टर इक्वल लिखे हुए इसका मतलब लेफ्ट साइड की डायरेक्शन राइट साइड के बराबर है, और लेफ्ट साइड में तो किसकी डायरेक्शन होगी, वेक्टर b की, और राइट साइड में कौन डायरेक्शन दे रहा है, n कैप दे रहा है, यानी n कैप की डायरेक्शन किधर होती है, वेक्टर की डायरेक्शन में होती है। क्लियर हो गया ना, सुन रहे हैं ना। मेरे बेटे यहाँ पर क्या लिखेंगे, वेक्टर ए, या सॉरी प्लीज बेटा प्लीज, ए कैप इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स वेक्टर ए, ठीक है ना बेटा। तो अब यहाँ पे क्या लिख सकते हो लास्ट में आप लोग, वेक्टर यूनिट वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग द वेक्टर। यूनिट वेक्टर किधर डायरेक्टेड होता है, वेक्टर की डायरेक्शन, किधर डायरेक्टेड होता है, वेक्टर की, ठीक है ना। सुन में आ गया कि नहीं आ गया, प्लीज नोट इट डाउन।
ओके कोई बात नहीं। तो प्यारे बच्चों यहां से क्या सीखा हम लोगों ने कि यूनिट वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग डायरेक्शन, अरे भाई चल रहा है सुनो ध्यान से, अलोंग डायरेक्शन ऑफ इट्स corresponding वेक्टर, यानी दूसरे साइड में जो हमारे पास वेक्टर लिखा हुआ है यूनिट वेक्टर उसी की डायरेक्शन में होता है। तो मैंने लिख दिया यूनिट वेक्टर इज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग वेक्टर। ठीक है, करस्पॉन्डिंग मतलब उसके दूसरे साइड में जो वेक्टर लिखा हुआ उसकी डायरेक्शन में। ठीक है प्यारे बेटे, तो हमारे प्यारे टीचर्स ये जो डायरेक्ट बता देते हैं उसका मैंने वो फार्मूला भी बताया ना, है ना, कि भाई हम वेक्टर को स्केलर के बराबर तो नहीं लिख सकते। अब स्केलर को अगर वेक्टर बनाना है तो क्या करेंगे भाई, यूनिट वेक्टर। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों आप लोग जो मेरे प्यारे बच्चों ऑनलाइन से पढ़ोगे भविष्य में, तो ये दिमाग में रखना, नोट एक और डालेंगे यहाँ पे। क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक नोट और डालेंगे, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिट वेक्टर में हम लोग क्या लिखेंगे, यूनिट वेक्टर इज वेरी यूजफुल किस केस में, टू कन्वर्ट अ स्केलर इनटू अ वेक्टर विदाउट चेंजिंग इट्स मैग्नीट्यूड, है ना। तो उसके लिए करते क्या प्यारे बच्चों, स्केलर में हम यूनिट वेक्टर का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, तो नोट में जरूर लिखोगे, अपनी लैंग्वेज में लिखो, कर लो जरा।